हेलो डियर एस्पिरेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे मंडी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें करेंट अफेयर भी रहेगा, साथ ही आपका बजट भी रहेगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एनालिसिस करके बनाया गया है, ये कोई पी वाई क्यू नहीं है, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। तो आपको एकदम नया क्वेश्चन है देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्तमान पैटर्न को ध्यान में रखकर ये जो है सीरीज बनाया गया, तो इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हम 30 प्रश्नों को देखेंगे। इसमें मेनली हम जो है जीएस पोर्शन को जो है कवर करेंगे। ठीक है, अभी 5-6 क्लास आएगा इसका। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के प्रश्नों का अगर प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगा, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाके आपका दिमाग ये ना सोचे कि हम किन प्रकार के प्रश्नों को देख रहे हैं करके। ताकि इसीलिए जो है ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया, ताकि इसको आप जो है ट्राई करें और आपके दिमाग को पहले ही से सेट कर ले कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 के संकल्प मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस बजट में संकल्प का अर्थ जो है समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम तक है। इस बजट का कुल आकार टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो है 1,72,000 करोड़ अनुमानित है। तीसरा, राज्य का राजकोषीय घाटा एफआरबीएफ अधिनियम की 3% की सीमा को पार कर 4.1% पर पहुंचने का अनुमान है। बजट में मुख्यमंत्री एआई मिशन और मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन जैसे मिशनों की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रत्येक के लिए 100 करोड़ का आवंटन है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला कथन जो है पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि इस बजट में जो है संकल्प का अर्थ जो है समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम तक। तो इसका अर्थ आप जो है जान सकते हैं। ठीक है, ये संकल्प का अर्थ है, ध्यान रखिएगा। इसका इंग्लिश वाले वर्जन को भी देखिएगा, है ना। संकल्प, समावेशी, ये सब जो है क्या क्या है, किसको किसको डिनोट करता है, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, ये भी तो ये तो बिल्कुल सही है। इस बजट का कुल आकार जो है 1,72,000 करोड़ अनुमानित है, ये भी एकदम सत्य है। राज्य का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम की 3% की सीमा को पार कर 4.1% पहुंचने का अनुमान है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि 2.79 के आसपास है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो तीसरा तो सही नहीं है। बजट में मुख्यमंत्री एआई मिशन और मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन जैसे नए मिशन की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रत्येक के लिए जो है 100 करोड़ का आवंटन किया गया है, ये बात भी सत्य है। तो कथन 1, 2, 3 जो है पूरी तरह से एक कथन 1, 2, 4, अच्छा कथन तो गलत है, तो 1, 2, 4 तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न इसीलिए करा रहा हूँ, ताकि आप जो है बजट से, है ना, और आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है, इस प्रकार के प्रश्न जो है बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दरों को सुमेलित कीजिए। कृषि एवं संबंध क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का। देखो, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है, सेवा औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हुई और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई। इसमें कितना कितना वृद्धि हुई, इसको हमको बताना है। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि आपको देखने को मिलेगा वो जो है सेवा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसमें देखने को मिलेगा, सेवा क्षेत्र में देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, 9.11%। 9.11% देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको औद्योगिक क्षेत्र में जो वृद्धि देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 7.21%। तब सबसे कम वृद्धि इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो वृद्धि देखने को मिलेगा 7.49% का वो देखने को मिलेगा आपको कृषि एवं संबंध क्षेत्र। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और ये बन सकता है कि कौन सा से क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो सेवा क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वृद्धि जो है दर्ज की गई है, देखो, है ना, 9.11% का। और सबसे कम जो है 7.21% का औद्योगिक क्षेत्र में, और कृषि एवं संबंध क्षेत्र में 7.49% का आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, देखो तो ए का आप बोल सकते हैं ये है आपका औद्योगिक ये हो जाएगा एक ए का, और ये हो जाएगा सी का, और ये हो जाएगा आपका बी का। सी का ये होगा और ये, ठीक है।
तो बी सी ए अब देखते हैं इसको कौन से ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन में देखो, ठीक है। चलिए, तो इसको पुट को आप मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ आंसर आप देख लीजिए, पुट आप यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित खरीफ विपणन वर्ष 25-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में सही युग्म का चयन कीजिए। सामान्य धान 2183 रुपये प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 2389 प्रति क्विंटल, मक्का 2299 प्रति क्विंटल, अरहर 6700 प्रति क्विंटल, ठीक है। तो चलिए अब इसको जानते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें तो धान सामान्य का है ना, सामान्य धान का जो कीमत था कितना था आप जानते हैं, 2183 नहीं है भाई, है ना, याद रखिएगा। ये कितना है, 2369, ठीक है। कितना था, 2369, ठीक है। 2369, इसको ध्यान रखिएगा, 2369। और धान ग्रेड ए का जो है ना, ए का कितना है, 2389, 20 रुपये ज्यादा, 2389। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो मक्का का जो एमएसपी है वो 2400 है। कितना है, 2400, ठीक है। तो ये कितना है, 2369, ठीक है। और ये 2389, और ये है 2400। और आपका जो अरहर है या तुर है, ठीक है, इसका कितना है, तो 8000 प्रति क्विंटल। तो ये इसका रेट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का भी पूछा जा सकता है, तो सबको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है, विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आ रहा होगा। इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप चैनल है उसमें भी डाल दूंगा, तो उसको पीडीएफ भी आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इतिहास के प्रश्नों के बारे में, है ना। ब्रिटिश अधीक्षकों के कार्यकाल और उनके समय की प्रमुख घटनाओं को सुमेलित करते हुए सही पुट का चयन करना है, ठीक है। कार्यकाल को देखना है और हमको उसके कार्यकाल में क्या क्या घटना हुई इसको हमको बताना है, ठीक है। एडमंड एगेन्यू, सैंडिस और क्राफर्ड। तो एगेन्यू के बारे में तो सब लोग जानते होंगे भाई, रायपुर का जो राजधानी, मतलब राजधानी जो है रतनपुर से रायपुर स्थानांतरण किए थे, इसको तो सबसे पहले जानते हैं। तो इसको सबसे पहले आप मिला लीजिएगा, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, 4। बी का 4 आपको देखने को मिलेगा, देखो ये बी है, बी का क्या हो जाएगा, 4 हो, बी का 4, ठीक है। तो बी का 4 किसमें है, बी का 4 इसमें भी है, बी का 4 और किसमें है, बी का 4 इसमें है, मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। ए या तो सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो एडमंड के समय क्या हुआ था, डोंगरगढ़ जमींदारी का विद्रोह हुआ था, इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कैप्टन एडमंड जो है 1818 में आया हुआ था, ठीक है, इस बात को आप जानते हैं। और इसके समय क्या हुआ था कि डोंगरगढ़ जमींदारी का जो है विद्रोह हुआ था, ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। विद्रोह वाला हो जाएगा 3, ठीक है। एगेन्यू कब आया था, तो एगेन्यू जो है 1818 से 1825 तक ये था। एगेन्यू 1818 से 1825, बहुत सारे काम इनके समय में हुए हैं। उसके बाद है सैंडिस, 25 से 28 तक ये रहे, ठीक है, तब तक रहे, 25 से जो है 28 तक ये रहे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इनके समय क्या हुआ था, तो याद रखिएगा, बस्तर और करौंद रियासत के मध्य जो हिंसक संघर्ष हुआ था, है ना, बस्तर और करौंद रियासत जमींदारों के मध्य जो है हिंसक संघर्ष हुआ था, तो इसका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर क्राफर्ड के बारे में जानते हैं। तो क्राफर्ड का जो कार्यकाल था वो 1828 से 30 था, कितना था, 28 से लेके 30 था, ठीक है। और एक ही बचा है, ब्रिटिश संरक्षण का अंत और भोसलों का सत्ता हस्तांतरण, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है इस प्रकार से आप मिला सकते हैं, उसको ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ सब लिख दिया हूँ, आप पुट को मिलाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिटेल में आपको बता दिए। इसके अलावा जो भी और ब्रिटिश अधीक्षक है ना, कैप्टन एडमंड एगेन्यू, सैंडिस, कार्पर, विल्किंसन, आप सबको जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक जगह आप लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। कचुरी राजवंश के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो यहाँ सबसे पहले बोला है असत्य कथन के बारे में, भाई सत्य नहीं असत्य, ठीक है। तो चल तो जानते हैं असत्य कथन के बारे में कौन सा हो जाएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो कलचुरी राजवंश की रतनपुर शाखा की स्थापना जाज्जल्य देव प्रथम ने की थी।
इन्होंने सबसे पहले त्रिपुरी की अधीनता स्वीकार की थी? नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कचूरी राजवंश की रतनपुर शाखा का स्थापना जो है कलिंग राज, है ना? या उसका उसके पहले अगर बात करें और पहले, ठीक है, तो शंकरगढ़ मुग्ध द्वितीय आया हुआ था, ठीक है, लेकिन वो स्थापना करके अपने भाइयों को बैठा के गया था। बट एक्चुअल जो संस्थापक था वो था कलिंग राज, कमल राज, रत्न राज, आप ये सब पढ़े हैं, ठीक है। तो जाजल्य तो बहुत बाद में आता है, ठीक है, तो जाजल्य देव ने जो है स्थापना तो नहीं किया था, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो रहा है पहला ही ने। 14वीं सेंचुरी के अंत में यह राजवंश रतनपुर और रायपुर नामक दो अलग अलग शाखाओं में विभक्त हुआ। ठीक है, बिल्कुल हुआ था, ये सही है। ठीक है, आप जानते हैं रतनपुर और रायपुर जो है दो शाखा का निर्माण हुआ था। मराठा सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किया, जिसके बाद शासक रघुनाथ सिंह ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया। ये भी बात एकदम सत्य है। ठीक है, देखो, हम ज़रूर पढ़ते हैं कि रघुनाथ सिंह जो है बिना युद्ध का आत्मसमर्पण किया, है ना? लेकिन आप ठीक तरह से अगर बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, और इतिहासकारों ने और बहुत सारी किताबें लिखा है, उन किताबों को जब आप पढ़ेंगे ना, तो एक बात आपको मालूम चलेगा कि रघुनाथ सिंह जो है बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण नहीं, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है? जब और गहराई से पढ़ेंगे वैसे तो जो फैक्ट आपको मिलता है, जो बातें अभी आप पढ़े हैं, उतना कोई ध्यान रखिए, बट अच्छे से आप जब पढ़ेंगे इतिहास को तो आपको एक बात समझ आएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो इतिहास का डाला हुआ हूँ, है ना? यूट्यूब में आप उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा। उसमें मैं क्लियर बताऊँ कि कौन-सा बुक में ये बात लिखी है। तो ये इन्होंने युद्ध लड़ा था, ठीक है? क्योंकि वो इसके कुछ सैनिक घायल भी हुए थे, ठीक है? उसके बाद हम बात करें चौथा, रतनपुर के शासक राजसिंह ने बादल महल का जो है निर्माण कराया था, ये भी सही है। राजसिंह जो है बादल महल का जो है निर्माण करवाते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है? तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर के क्या हो जाए, केवल एक जो है गलत है ना? असत्य पूछा है तो केवल एक जो है असत्य है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मराठा शासनकाल 1741 से 1818 की प्रशासनिक और कर व्यवस्था के संबंध में कौन-सा कथन, यहाँ सही कथन बताना है। मराठा काल में भूमि मापन के आधार पर कर निर्धारण की एक आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति लागू की गई थी। कोई आधुनिक पद्धति लागू नहीं की गई थी भी, याद रखिएगा, है ना? कोई भी आधुनिक पद्धति जो है लागू नहीं हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो है सही नहीं है। जानोजी भोसले ने 1755 में सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत की ताकि छत्तीसगढ़ का नागपुर का सीधा और कठोर नियंत्रण किया जा सके। ठीक है? कठोर नियंत्रण किया जा सके। को भी देखते हैं। बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में मराठा सेनापति के रूप में चौथ कर की वसूली कभी नहीं की थी। ठीक है। उसके बाद मराठों ने अनाज की बिक्री के लिए एक सुव्यवस्थित बाजार प्रणाली का निर्माण किया था। अनाज की कीमत सरकार जो है तय करती थी। ठीक है। मराठों ने अनाज की बिक्री के लिए सुव्यवस्थित बाजार प्रणाली का निर्माण किया था और अनाज की कीमत सरकार तय करती थी। बात तो एकदम गलत है। हाँ, ये तो गलत है। अब दूसरा और तीसरा को देखते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मराठा काल के प्रशासनिक ढांचे में जानोजी भोसले का योगदान महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सूबेदारी व्यवस्था जो है, ठीक है, बिंबाजी भोसला, बेंको जी भोसला, ठीक है, यहाँ जानोजी भोसला लिखा हुआ है ये, ठीक है, क्योंकि ये पीएससी में, याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है पीएससी के द्वारा बी लिया गया था एक्चुअल में, ये थोड़ा सा विवादित था, ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा इसको देखिएगा, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि चौथ कर को वसूली तो की गई थी भाई, चौथ कर की वसूली की गई थी, ये बात तो सब, ये सत्य है, ये सही है। क्या है, वसूली नहीं की गई, ठीक है, वसूली नहीं की गई, वसूली की गई थी, चौथ कर की व्यवस्था लागू की थी बिम्बाजी भोसले ने, है ना? नहीं की है। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर दिया गया था, तो उसको देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है, क्योंकि बिम्बाजी भोसला, वंकोजी भोसला आते हैं, ठीक है, और वो सीधे जो है शासन नहीं करते हैं, तो भी आप जानते हैं, है ना? तो इसको आप देखिएगा, ठीक है? ये प्रश्न को एक बार, क्योंकि पीएससी के द्वारा मैं इसको आपको बताता हूँ, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के विश्लेषण के अनुसार मराठा काल में भूमि मापन, नगद कर वसूली और अनाज बिक्री प्रबंधन की किसी भी प्रकार की सुव्यवस्थित या वैज्ञानिक प्रणाली पूरी तरह से अभाव था। विकल्प ए और डी जो है असत्य है। बिंबाजी भोसले ने क्षेत्र में चौथ कर की व्यवस्था लागू की थी। विकल्प सी भी असत्य है, ठीक है? तो ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ध्यान रखिएगा। तो बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
नदी प्रणालियों और उसके प्रवाह क्षेत्र के आकार वर्ग किलोमीटर के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित हमको करना है। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो जानते हैं महानदी अपवाह तंत्र सबसे पहले आ जाएगा, दो सबसे पहले आ जाएगा महानदी, फिर गोदावरी, फिर जो है आपका गंगा, फिर नर्मदा, सोन नदी बेसिन, उसके बाद नर्मदा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अब देखते हैं कि इसका कितना कितना है, इसको भी जानते हैं, है ना। 75,858 शायद महानदी का, जहाँ तक मैंने ख्याल है 858 वर्ग किलोमीटर पॉइंट भी है, इसको आप देख सकते हैं। गोदावरी का है जस्ट इसका आधा, लगभग 38,694 ऐसा कुछ है। ठीक है, 38,694 के आसपास, इसको देख लीजिएगा डेटा को लेटेस्ट, अभी आप कुछ बदला हुआ तो। नर्मदा की अगर बात करें तो ये है 743 या 748 के आसपास एक है। और ठीक है, नर्मदा वाला, नर्मदा वाला है। और ये आपको देखने को मिलेगा गंगा लगभग 18,406 के आसपास, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो 18,406। वैसे भी अगर आपको ये नहीं मालूम है, फिर भी आप जानते हैं महानदी या पात्र पड़ा है, फिर गोदावरी, फिर गंगा, फिर नर्मदा। ठीक है, तो 214, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो यहाँ आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रिपोर्ट 2025 और पर्यावरण संबंधी आंकड़ों के आलोक में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एफएओ द्वारा 2025 में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के अनुसार कुल वन क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व में 10वें स्थान से छलांग लगाकर 9वें स्थान पर आ गया। दूसरा, भारत के भीतर छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर घन क्षेत्र के तहत वन आवरण देश में दूसरे स्थान पर, यहाँ दूसरे स्थान बोला है, दूसरे स्थान पर नहीं है, थर्ड प्लेस में होता है हमारा छत्तीस, पढ़े भी होंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एमपी अरुणाचल प्रदेश भी छत्तीसगढ़ रहता है। ठीक है, तो ये दूसरा बोल दिया, ये तो गलत है फिलहाल तो। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। ठीक है, ये भी बात भी सही है। ए और थ्री है ना, वन और थ्री जो है सही है, तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखो, थोड़ा सा लेवल इसका ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, तब इसको आप जो है बना सकते हैं। इसीलिए इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कराने का उद्देश्य है, ताकि इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको देखने को मिले तो आपका दिमाग पहले ही से सेट रहे कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्न को हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। देखो, प्रश्न चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब तक आप उसी फॉर्मेट के प्रश्नों को देखते रहेंगे उस लेवल का, तब तक आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर आपको हड़बड़ी होगा एग्जाम हॉल में, और फिर आप जो है किसी भी प्रश्न को नहीं बता पाएंगे। इसलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़ते जाए, समझने की कोशिश करें क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, बाकी हुआ था नहीं, ऑप्शन को देखिए, है ना, ऑप्शन से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसमें ऑप्शन से आप बना सकते हैं, एक दो अगर मालूम है तो ऑप्शन से आप बना सकते हैं। तो हमको खनिज और उसके प्राप्ति स्थल को जो है मिलान करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। उसके बाद देखो देखो क्वार्जाइट जो है कहाँ मिला, तो क्वार्जाइट की अगर बात करें तो ये मिलेगा आपको कहाँ, तो पेंड्री में। कहाँ देखने को मिलेगा, पेंड्री, पेंड्री, ये तीसरे, देखो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, तो पेंड्री, तो क्वार्जाइट देखने को मिलेगा पेंड्री में तीसरे नंबर में। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक आपको देखने को मिलेगा चिरई पानी में। कहाँ देखने को मिलेगा, चिरई पानी में, अभ्रक जो है चिरई पानी में देखने को मिलेगा। सीसा कहाँ देखने को मिलेगा, तो सीसा जो है गुड़ी पूर्वा में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, गुड़ी पूर्वा में। और फायर क्ले आपको देखने को मिलेगा भलई में, भलई लुंड्रा। ठीक है, तो दूसरे नंबर में ये हो जाए, तो A3B4 और C1 और D2, A3 B4 C1 D2, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन, मैं इसको मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को अब ये क्वेश्चन नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एकदम एकदम लेटेस्ट ट्रेंड पर एक क्वेश्चन है भाई, और इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएस में आप ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, बनाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वार्जाइट, अभ्रक, सीसा, ठीक है, और फायर क्ले, तो इसका स्थान भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेशा अधिनियम 1996 और छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा की शक्तियों बैठकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब जानते हैं, मतलब
आपको जो ग्राम सभा है उसके बारे में बताना है। तो आप जानते हैं अगर आप पेशा एक है ना अनुसूचित जनजाति वाला जो क्षेत्र है एसटी-एससी क्षेत्र होता है एसटी क्षेत्र, वहाँ एक चीज़ पढ़े होंगे कि ग्राम सभा में अगर हम बात करें, तो ग्राम सभा का जो अध्यक्षता जो करते हैं, वो कोई पंचायत प्रतिनिधि नहीं हो सकता, है ना? उस ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्ति ही करता है, तो ये बात आप एकदम 100% जानते हैं। तो उसी से रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न बनता है, तो देखते हैं। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता अनिवार्य रूप से क्षेत्र के सरपंच द्वारा की जाती है। नहीं, ये जो है सामान्य क्षेत्र के लिए होता है। ध्यान रखिएगा सामान्य क्षेत्र में जो ग्राम सभा की बैठक है, उसकी अध्यक्षता जो है सरपंच करेगा, सरपंच नहीं है, उप सरपंच करेगा, उप सरपंच अगर नहीं है, तो ग्राम सभा के व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा और वो जो है ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा। ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इन क्षेत्रों में हर 3 महीने में कम से कम एक ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से चुना गया कोई भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य करता है। बिल्कुल ये बात सत्य है। ठीक है? ग्राम सभा को किसी भी विकास परियोजना लागू करने के लिए सदैव ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति लेनी होती है, चाहे परियोजना की लागत कुछ भी ये गलत है। ठीक है? पेशा के तहत ग्राम की परिभाषा केवल उस क्षेत्र को मानती है जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो। नहीं भई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा पेशा में ग्राम को आबादी से ही बल्कि एक समुदाय और टोले के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपनी परंपराओं का जो है पालन करता है। तो जनसंख्या से नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 के दंडात्मक प्रावधानों के संबंध में कौन-सा सुमेलन असत्य है? ठीक है, 3 सत्य है, 1 असत्य है, तो 3 को आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है? तो देखो, इसमें जो है सामान्य अवैध धर्मांतरण 7 से 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 5 लाख का जुर्माना। अनुसूचित जनजाति एसटी और एससी या नाबालिग का धर्मांतरण 10 से 20 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 10 लाख का जुर्माना। ठीक है? सामूहिक धर्मांतरण अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और 2 लाख का जुर्माना। अधिनियम के तहत दर्ज अपराध की प्रकृति संज्ञेय और गैर जमानती। आप जानते हैं अभी ये अधिनियम पास किया गया है धर्मांतरण वाला। ठीक है? और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसमें ध्यान रखिएगा तीसरा जो है इसका है ना सामूहिक धर्मांतरण में अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और 2 लाख जुर्माना ये जो है असत्य है। ठीक है? ये असत्य है बाकी जो है सत्य है ध्यान रखिएगा। ठीक है? अधिनियम 2026 के तहत जो है सामूहिक धर्मांतरण के अपराध के को अत्यंत गंभीर माना गया है जिसके लिए 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास ये 5 वर्ष बोला है। ठीक है? तो 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास और न्यूनतम 25 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान जो है किया गया है। अन्य सभी जो है दंडात्मक प्रावधान और अपराध की प्रक्रिया जो है पूर्णतः सत्य है, ध्यान रखिएगा। तो अधिकतम कितने वर्ष? अधिकतम 10 वर्ष ध्यान रखिएगा भाई और कितने लाख? 25 लाख रुपए जुर्माना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? क्योंकि एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत का पहला राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन था जो पूरी तरह से जनजातीय एथलीटों को समर्पित था। इस खेल का आयोजन छत्तीसगढ़ के 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया गया। इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर मोरवीर था, जहां मोर का अर्थ छत्तीसगढ़ी में हमारा अपना होता है। इस प्रतियोगिता में क्रिकेट और कबड्डी सहित कुल 15 खेलों को शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है? देखो, यह भारत का पहला राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन था जो पूरी तरह से जनजातीय एथलीटों को समर्पित था। ये बात तो एकदम सत्य है, ठीक है? इस खेल का आयोजन छत्तीसगढ़ के 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया गया। सरगुजा का अंबिकापुर आप जानते हैं, ठीक है? यहाँ किया गया था, ये भी एकदम सत्य। इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर मोरवीर था, जहाँ मोर का अर्थ छत्तीसगढ़ी में हमारा अपना होता है ना? ये मोर हरा ऐसा ना? मोर पेन हरा है, तो मोर मतलब अपना, ठीक है? इस प्रतियोगिता में क्रिकेट और कबड्डी सहित कुल 15 खेलों को शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है असत्य है, क्योंकि इसमें 7 खेल शामिल है। आप पढ़े भी होंगे कितने खेल शामिल थे? 7 खेल शामिल थे। उसके अलावा जो है इसमें ध्यान रखिएगा कबड्डी को भी शामिल किया गया था शायद तक, है ना? कबड्डी और एक खेल और कुछ था जिसको शामिल किया था, 2 खेल और कुछ था। कुल 7 प्रतिस्पर्धी खेल थे जिसमें तीरंदाजी थे, एथलेटिक्स थे, फुटबॉल थे, हॉकी थे, कुश्ती, तैराकी और भारोत्तोलन, ठीक है?
और 2 खेल और जो है शामिल किए गए, एक कबड्डी, एक खो-खो, ऐसा कुछ था मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, उसको आप देख लीजिएगा। बट इसमें जो है मूल रूप से कितने खेलों को शामिल किया गया था, 7 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो उसमें है एथलीट, है ना? तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी और भारोत्तोलन। तो भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं, ठीक है? पूछा जा सकता है इस प्रकार से प्रश्न। तो इसका जो है कौन-सा गलत है? बाकी 3 तो सत्य है, 1 जो है सत्य है। तो 1, 2, 3 सही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति विवाह पद्धतियों और लोक नृत्यों के संदर्भ में सही पुट का चयन करें। रूपु विवाह कोरवा जनजाति में प्रचलित एक पैठू या घुसपैठ विवाह है। लमसेमा विवाह में वधु मूल्य द्वारा वर को नगद मूल्य दिया जाता है। वर को नहीं भाई, ऐसा वधु को दिया जाता है, वर को नहीं दिया जाता नगद मूल्य, ये तो है ना? भाई गलत हो रहा है। और सुआ नाच यादव समुदाय द्वारा दीपावली के समय किया जाने वाला युद्ध नृत्य है। युद्ध नृत्य नहीं भाई, युद्ध नृत्य लिखा है। बुरावट विरोह जनजाति में प्रस्ती के विनिमय, है ना? बुरावट जो देखो अगर बात करें तो एक विनिमय विवाह तो है, एक्सचेंज जो है, इसको तो आप जानते हैं, ठीक है? चलिए अब देखते हैं इसमें कौन-कौन सा इसमें सत्य है। देखो, तो ढुकू विवाह कोरवा जनजाति में प्रचलित एक पैठू, है ना? एक घुसपैठ विवाह है, ये बात तो जानते हैं। को ही क्या बोलते हैं, पैठू या घुसपैठ विवाह करते हैं। और देखो, अगर मालूम नहीं होगा, इसको भी छोड़ दो। तो आप जानते हैं विनिमय विवाह की अगर बात करें, ठीक है? विनय प्रचलित जो है विनिमय विवाह है, ठीक है? विरहोर जनजाति में तो बुरावट का मतलब ही विनिमय होता है, अब ये बात को तो जानते हैं, ठीक है? तो ये आपको पता है, ये पता है और ये पता है। देखो यहाँ जो युद्ध नृत्य की बात किया जा रहा है, ये गलत है। हाँ, लमसेना में यहाँ वर लिखा है, वधु होता तो एक बार ये भी गलत है। ठीक, तो 1 और 3 सही हैं। 1 और 4 सही हैं। तो ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2025-26 के राष्ट्रीय और राजकीय पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं को उनकी श्रेणी के साथ मिलान करना है। विनोद कुमार शुक्ल, बुधराम ताती, रामचंद्र व सुश्री सुनीता गोडबोले और ज्ञानेश्वरी यादव, ठीक है? इसको कौन-कौन सा इनाम मिला है, इसको आपको बताना है, ठीक है? तो विनोद कुमार शुक्ल को जो है आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है? 59 जो है 59वां ज्ञानपीठ इनको मिला था, ठीक है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञान पीठ पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है? बुद्धराम ताती को आप जानते हैं, इनको जो है अभी, ठीक है, क्या मिला था? पद्मश्री, सामाजिक कार्य के लिए इनको जो है पद्मश्री दिया गया था, ठीक है? अभी जानते हैं हाल ही में पद्मश्री इनको मिला। रामचंद्र और सुनीता गोडबोले को याद रखिएगा, इनको इनको भी जो है पद्मश्री, इनको भी जो है पद्मश्री दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में, पद्मश्री, इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? इनको भी पद्मश्री दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है? उसके बाद ज्ञानेश्वरी यादव को जो है आप लिख सकते हैं शहीद राजीव पांडे खेल पुरस्कार 2025 भारोत्तोलन, ठीक है? इनको जो है शहीद राजीव पांडे ये पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है? तो देखो बुधराम ताती जो है सामाजिक कार्य याद रखेंगे, सामाजिक कार्य, ठीक है? और इनको जो है चिकित्सा, दोनों को, ठीक है? दोनों को जो है चिकित्सा के लिए, ठीक है? तो सी का 4 है, ये सी का 4 हो जाएगा और आपका ये 2 हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है? ठीक है, 4 और ये तो ए ऑप्शन है जहाँ जो है आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और आयोजनों के संबंध में सही सुमेलित विकल्प चुनें। G20 शिखर सम्मेलन 2026, ऑस्कर 2026 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 68वां ग्रैमी अवार्ड 2026, है ना? तो आपको सही सुमेलित को आपको जो है चयन करना है। चलिए, तो बात करते हैं इसमें कौन किसका आंसर होगा, ठीक है? तो 2026 का G20 जो है मियामी यूएस में प्रस्तावित है, ये बात सत्य है। G20 शिखर सम्मेलन याद रखिएगा, करंट अफेयर का लेटेस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ जो है मियामी अमेरिका में जो है प्रस्तावित है। उसके बाद माइकल बी जॉर्डन ने 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता। माइकल बी जॉर्डन जो है 2026 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये भी सत्य है। और 68वां ग्रैमी अवार्ड 2026 एल्बम ऑफ द ईयर केंड्रिक लेमर, ठीक है? तो ये जो है असत्य है। केंड्रिक लेमर ने सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम जीता है। इसने क्या जीता है? ये जो है सर्वश्रेष्ठ रैप रैप एल्बम एल्बम का खिताब जो है इन्होंने जीता है, याद रखिएगा। जबकि एल्बम ऑफ द ईयर
का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है बैड बनी, इसने जो एल्बम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? बैड बनी ने, है ना, नाम को देख लीजिएगा, बैड बनी ने जीता है, बैड बनी ने जीता है, ध्यान रखिएगा। तो उनके एल्बम देवी तिरार मास फोटोज के लिए जीता है, ठीक, कौन सा एल्बम? देवी तिरार मास फोटोज के लिए इन्होंने जीता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, हाल ही में 2026 की स्थिति में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन कार्यरत है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका रमेश सिन्हा, ठीक है, कौन है? रमेश सिन्हा जी जो है अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है, इसको एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। तो 29 मार्च 2023 से इन्होंने जो है पद को ग्रहण किया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली, तो आप जानते हैं रमेन डेका। इसके अलावा जितने भी और राज्यपाल हैं उनके क्रम को याद रखिएगा, क्योंकि क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन राज्यपाल हुए, है ना। सबसे प्रथम राज्यपाल तो है ना दिनेश चंद्र सहाय जी, वहां से लेकर अभी वर्तमान रेमन डेगा, उसके पहले और जो भी थे उनके बारे में, है ना, कितना जो महिला राज्यपाल हुई उनको याद रखना है, तो हमारे यहाँ महिला राज्यपाल, ठीक है। अब जानते हैं एक अनुसुईया उइके जी, और जो है और एक का नाम जो है नाम भूल रहा हूँ मैं, कार्यवाहक थी, ठीक है। तो दो लोग शायद तक यहाँ याद आ रहा है मेरे को, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसको क्रम पूछा जाता है, तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, है ना, प्रधानमंत्री, इनका क्रम क्रम याद रखिएगा, और कुछ विशेष घटना हुई है उनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया जनजाति 2026 के आधिकारिक शुभंकर आप जानते हैं क्या था? तो खेलो इंडिया बोला है ना, खेलो इंडिया के लिए, तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा आपका मोरबीर। खेलो इंडिया जनजाति खेल अभी अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले, मोरबीर मतलब हमारा अपना ऐसा होता था, ठीक है, मोरबीर इसको आप जानते हैं, ठीक है, तो मोरबीर, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने चावल निर्यातकों के लिए किस शुल्क की छूट को 1 वर्ष दिसंबर 2025 के लिए जो है बात के लिए जो है बढ़ा दिया है? तो मंडी शुल्क को, तो मंडी शुल्क को जो है बढ़ा दिया, याद रखिएगा। विष्णुदेव साय ने इंटरनेशनल राइस समिट के दौरान जो है चावल के निर्यातकों को दी जाने वाली मंडी शुल्क शुल्क छूट को 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए सरकार द्वारा धान खरीदी की अधिकतम सीमा प्रति एकड़ और मूल्य क्या है? तो आप जानते हैं 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपया, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। इस समय याद रखिएगा, राज्य निर्माण के समय जो है कितनी मंडियां थी? 73 मंडियां थी, राज्य निर्माण के समय 73 मंडियां थी, इसको भी ध्यान रखिएगा, निर्माण के समय ना, निर्माण के समय। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में जो है 69 कृषि उपज मंडी, 69 जो है कृषि उपज मंडी, और जो है 118 उप मंडिया, और 118 जो है उप मंडिया, ध्यान रखिएगा, उप मंडिया, ठीक है, को भी ध्यान रखना है, ठीक, इसको पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वर्तमान परिसीमन और पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ में कुल कितनी प्राथमिक कृषि उप मंडिया और उप मंडिया, उपज मंडिया और उप मंडिया जो कार्य तभी बताया था 73 और 118, ठीक है, कितना? 73 और 118, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्माण के समय 73 मंडिया और 100 उप मंडिया थी, कितनी थी? 100 उप मंडिया थी जहां तक, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन फिलहाल अभी को याद रखना है, वर्तमान को 69 और 118 पढ़े भी होंगे सहकारिता के समय। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है भारत को 116वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है, कितना? 116। 2026 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 116 स्थान जो है हासिल किया। सूची में फिनलैंड जो है पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड, याद रखिएगा, पहले पर कौन है? फिनलैंड है। और जबकि 147वें स्थान पर जो है अफगानिस्तान सबसे दुखी, अफगानिस्तान सबसे दुखी, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान 147 और रैंक जो, ठीक है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया?
हिंदी भाषा के लिए। तो हिंदी भाषा के लिए आप जानते हैं, ठीक है, ममता कालिया जीते जी इलाहाबाद के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया उनसे, ठीक है। तो 2025 के लिए साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा का पुरस्कार प्रख्यात लेखिका ममता कालिया को संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए जो है प्रदान किया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 34वां व्यास सम्मान किस लेखिका को उसके उपन्यास कौन देश को वासी वीनू की डायरी के लिए दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरबाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुरबाला। ठीक है, इसको आप देखिएगा, इसका सही आंसर होगा सुरबाला। ठीक है, एक बार आप देख ले सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें और क्या है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है ये व्यास पुरस्कार या व्यास सम्मान जो है दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके कुछ और उपन्यास जैसे आप याद रख सकते हैं, है ना। 33वां किसको मिला था? तो पुष्पा भारती को मिला था। 33 जो है किसको मिला था? पुष्पा भारती को। ठीक है, किसके लिए मिला था इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको भी पूछा जा सकता है। तो इसको मिला था यादें यादें और यादों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, यादें यादें और यादों के लिए। ठीक है, यादें यादें और यादें के लिए। ठीक, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। पुष्पा भारती को 33 और अभी सूर्यबाला को जो है 34वां वास सम्मान जो है मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आप जानते हैं, भारत। ठीक है, तो 9 मार्च 2025 को याद रखिएगा, कब? 9 मार्च 2025 है, 9 मार्च 2025 को फाइनल मुकाबले में किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर, न्यूजीलैंड को, न्यूजी तो स्पेलिंग देख लीजिए, न्यूजीलैंड को हराकर, ठीक है, ये जो है रनर अप बोल सकते हैं, को हराकर 4 विकेट से हराया था। कितने विकेट से हराया था? तो 4 विकेट से हराया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 विकेट, अभी 4 विकेट से इनको पराजित किया था, और पराजित करने के बाद भारत जो जीता था। ठीक है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी उसके अलावा कब कब जीता गया था? तो 2002 में जीता गया था, है। उसके बाद 2013 में जीता गया, ठीक है, और उसके बाद 2025 में। तो 3 बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, तीसरा ट्रॉफी है, इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कोर्ट में। ठीक है, इस प्रकार जमा के दे देंगे कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 9 मार्च 2000 भारत ने जीता, 4 विकेट से जीता, है ना। 2002, 2015 और 25 ऐसा टाइप का बना के भी दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें और क्या याद रखना है? तो रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द, है ना, मैच चुना गया था। प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया था? प्लेयर ऑफ द मैच, रोहित शर्मा को चुना गया था, रोहित शर्मा को। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, करेंट अफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अप्रैल 2026 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ने एक ऐतिहासिक फैसले में किस गतिविधि के लिए पूर्व पुलिस अनुमति की आवश्यकता को जो है समाप्त कर दिया? तो घर में प्रार्थना और सभा के लिए, ध्यान रखिएगा, ये घर में प्रार्थना और सभा के लिए। तो निजी घरों में, है ना, कोई भी नागरिक जो है निजी घरों में शांतिपूर्ण प्रार्थनाएं सभा आयोजित करने के लिए प्रशासन या पुलिस से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। 24 मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता की विजेता फातिमा बास किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है मैक्सिको का, इसका मैक्सिको का जो है प्रतिनिधित्व करती है, ध्यान रखिएगा। 21 नवंबर 2025 को, कब? 21 नवंबर 2025 को ये आयोजन हुआ। वो थाईलैंड में आयोजित, कहाँ आयोजित हुआ था ये प्रतियोगिता? तो थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड में जो है आयोजित हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें जो है मेक्सिको की फातिमा पास ने खिताब जीता। ठीक है, और ये जो है मेक्सिको की चौथे ना कितने नंबर की? फोर्थ मिस यूनिवर्स है ना, चौथी मिस यूनिवर्स है, याद रखिएगा, चौथी मिस यूनिवर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 98 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता?
अभी आप जानते हैं तो माइकल बी अभी पढ़े, माइकल बी जॉर्डन ने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इन्होंने जीता है, ठीक है। माइकल बी को उसकी फ़िल्म सिनर्स किसके लिए? सिनर्स 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 के बेहतरीन अभिनय के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। वही वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म पुरस्कार, इसको भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म पुरस्कार, और इसको भी ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म पुरस्कार किसको मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर आफ्टर अनदर सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर जो है मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68 ग्रैमी अवार्ड में किस कलाकार ने सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीतकर जो है इतिहास रचा? जे-जी, केंड्रिक लैमर, बिली एलिश और बैड बनी। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंड्रिक लेमर। केंड्रिक लेमर ने जो है सर्वाधिक 5 पुरस्कार है ना रैप श्रेणी में सही जीतकर जो है इतिहास रचा है, ध्यान रखिएगा। तो केंड्रिक लेमर ने एल्बम जीएनएक्स, इसके लिए एल्बम, इसके बारे में बता रहा हूँ, तो एल्बम जीएनएक्स के लिए, एल्बम जीएनएक्स और गीत लूथर, लथर जो भी पढ़ना आप पढ़ सकते हैं, है ना, आपको अपने होगा तो देख लीजिएगा। जीएनएक्स और लथर के लिए 5 ग्रैमी जीते, ठीक है, जिससे भी ग्रैमी इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित हिप हॉप जो है कलाकार बन गए हैं। कौन सा कलाकार? हिप हॉप, है हिप हॉप, आप जानते हैं रैप सॉन्ग चलता है, हिप हॉप कलाकार ये बन गए हैं। जीएनएक्स, है ना, एल्बम का नाम है जीएनएक्स और गीत जो है लूथर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 68 ग्रैमी अवार्ड कौन? केंड्रिक लेमर। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस सुगंधित चावल को 2019 में भौगोलिक संकेतक जो है प्राप्त हुआ है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने हाल ही में राइस समिट में किया था? ध्यान रखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीरा फूल। जीरा फूल को मिला था 2019 में जीआई टैग, ठीक है। तो सरगुजा क्षेत्र में प्राचीन चावल किस्म जीरा फूल को 2019 में जो है जैक जीआई टैग दिया गया था। यह जीरे के समान बारीक और बहुत मुलायम होता है चावल, याद रखिएगा कहाँ? सरगुजा क्षेत्र में होता है भाई, याद रखिएगा, सरगुजा क्षेत्र भी ध्यान रखना है, इसीलिए इसका जिक्र हुआ है। और आप जानते हैं अभी जो है मंडी शुल्क को जो है बढ़ा दिया गया है, 1 साल के लिए छूट, तरह ये सब भी बातें हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 30 प्रश्न आपको मैं कराया हूँ, आप यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, बहुत एकदम चुनिंदा प्रश्नों को मैंने लिया है, ठीक है। तो आराम से इसको पढ़िएगा, है ना, धीरे-धीरे पढ़ाया हूँ तो आप फॉरवर्ड करके देखिए कि अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा था स्वास्थ्य को लेकर, इसीलिए अभी भी इतना अच्छे से मैं जो है जल्दी-जल्दी नहीं बोल पा रहा हूँ। फिर भी आपका मंडी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कम समय में अच्छे से चलिए। तो अगर आप ई-बुक वगैरह खरीदना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से आप हमें डाउनलोड कर लीजिए, इस प्रकार की ई-बुक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है पढ़ाई अपना जो है इसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ।